वेलकम टू द फाउंडेशन क्लासेस स्टूडेंट। आज हम लोग अब नया लेक्चर स्टार्ट करें केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में सबसे पहले तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि केमिकल फार्मूला बनाया कैसे जाता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को सबसे ज्यादा दिक्कत यही रहता है क्योंकि उनको केमिकल फार्मूला बनाने नहीं आता है और जिसके कारण से ये चैप्टर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। तो हम लोग बहुत इजी वे में सीखने वाले हैं कि केमिकल फार्मूला कैसे बनाएंगे। देन उसके बाद हम लोग केमिकल फार्मूला बनाने के बाद कुछ केमिकल फार्मूला बनाएंगे भी और फिर उसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसमें समझेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। इन सब चीजों को हम लोग बहुत आसान तरीके से देखेंगे। कुछ एलिमेंट और उसका वैलेंसी नोट कर लेंगे, एलिमेंट्स, और ये हो गया हमारे पास उसका वैलेंसी। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जब तक ये नहीं तुमको समझ में आएगा तो डोंट बी एबल टू मेक अ केमिकल फार्मूला। और केमिकल फार्मूला हमारा मतलब उसमें एक्सपर्टाइज होना चाहिए, बोलते के साथ हम लिख सके। हमको कोई बोल दे कि सर सोडियम कार्बोनेट, हम फटाक से लिख दें Na2CO3, है ना, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये स्पीड होना चाहिए। फेरस हाइड्रोक्साइड Fe2OH होल्टोइस, ये हमारा एक्सपर्टीज होना चाहिए इस चीज के। हमको देखना नहीं पड़े पीछे, ऐसा जिस दिन तुम लोग करने लगे, डायरेक्ट लिखने लगे फॉर्मूला, तब समझ जाओ कि क्लास 10 का केमिस्ट्री तुमको आसान लगने लगेगा। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद तो बस दिमाग में चीजों को सेट करते चले जाना है और पढ़ते चले जाना है। ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। पहले ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए जरूरी क्या है, कुछ याद करना पड़ेगा। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें समझना तो है ही, लेकिन साथ ही साथ कुछ कुछ चीज याद भी करना पड़ता है। आप याद करिएगा तभी आप अच्छे हो सकते हैं, याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, याद करना पड़ता है। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कुछ एलिमेंट्स का नाम लिख देते हैं, उसके बाद उसका वैलेंसी लिख देते हैं, फिर हम लोग कुछ फॉर्मूला बनाने का भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सिंबल से तो समझ जाते हो ना, सिंबल से सबसे पहला हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लिख दो 1+, उसके बाद हीलियम, हीलियम का लिख दो 0। अच्छा, वैलेंसी मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे कहने का मतलब कि बोरॉन का 3 भी होता है, 5 भी होता है, लेकिन हम लोग को दोनों नहीं लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जो जरूरी है एक वैलेंसी जिससे हमारा काम बन जाए वही लिख के हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया लिथियम 1+, बेरिलियम का लिख दो 2+, बोरॉन लिख दो इसी तरीके से 3+, या 5 भी हो जाता है इसका 3+। उसके बाद कार्बन का लिख दो 4, उसके बाद नाइट्रोजन का लिख दो, नाइट्रोजन का 3-, ऑक्सीजन का 2-, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद आ गया तुम्हारा फ्लोरीन, फ्लोरीन का 1-, उसके बाद नियोन, नियोन का 0। कटम गुट्टी कुछ नहीं होता है, मतलब इसका मतलब ये हो गया। ये हमारा कहाँ तक का हो गया, 1 to 10। फिर आगे बढ़ जाते हैं इधर, यहाँ भी एलिमेंट होगा और इधर हम इसका वैलेंसी कर लेते हैं। सोडियम हो गया, सोडियम का सिंबल Na, Na का वैलेंसी 1+, ठीक है। देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का 2+, एल्युमिनियम का 3+, उसके बाद एल्युमिनियम के बाद आ जाओ सिलिकॉन, सिलिकॉन का 4, ठीक है, सिलिकॉन का 4। उसके बाद हो गया तुम्हारा फास्फोरस, फास्फोरस का 3-, सल्फर का 2-, क्लोरीन का 1-, और आर्गन का कुछ नहीं होता है, मतलब 0 ले लो। फिर पोटेशियम का 1+, कैल्शियम का 2+। यहाँ तक नोट कर दो फटाफट, जल्दी जल्दी। हाँ, 9 में ही है ये, लेकिन चूंकि 9 का बहुत लोगों को याद नहीं न रहता है, क्लास 10 में आते आते तक तो सब खत्म रहता है। हाँ, ट्रिक भी बताए थे। टू प्लस ले लेते हैं और उससे हम लोग फिर फॉर्मूला बना लेते हैं 21 to 30। इधर वाला मिटा दे सेक्शन। चलो, अब इधर वाला में हम लिख देते हैं 21 to 30। तो इसके बाद हमारा क्या आएगा, स्कैंडियम। 21 पर कितना आता है, स्कैंडियम। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, देन वेनेडियम, टाइटेनियम का Ti होता है। उसके बाद हो जाएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम,
मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, और ये सब का वैलेंसी 2+ नोट कर दो। तो मतलब और भी हो सकता है इसके अलावा, लेकिन हम लोग अपना 2+ वाला ही लेके चलेंगे, काम भर का चीज कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा वैलेंसी हो गया। हो गया। अब आ जाओ, कुछ और भी एलिमेंट का हम लोग लिख लेते हैं जिसका ज्यादातर यूज होता है। कुछ कुछ एलिमेंट को और भी नोट कर लेते हैं जिसका हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर केमिकल फॉर्मूला बनाने में हम लोग यूज करते हैं। जैसे में हमारे पास आ गया बेरियम। बेरियम का बहुत यूज होता है 2+, ठीक है। उसके बाद लेड, बी ए क्या होता है, बेरियम। बी ए क्या होता है, बेरियम। पीबी क्या होता है, लेड। पीबी लेड होता है, लेड का भी होता है 2+। तो बेरियम बी ए हो गया, पीबी लेड हो गया। उसके बाद आ जाओ तुम और भी आयोडीन। आयोडीन का 1- लिख दो, काम आ जाएगा। सिल्वर का एजी, इसका भी 1+ लिख लो। उसके बाद ब्रोमीन का बी आर, इसका भी 1- लिख दो, ब्रोमीन, ठीक है। क्लियर है। और अब हम लोग कुछ कंपाउंड का वैलेंसी नोट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड का, ठीक है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड का हम लोग वैलेंसी नोट कर लेते हैं जो काम का है हमारा, और इसके बाद हम लोग फॉर्मूला बनाना शुरू कर देंगे। कंपाउंड में सबसे पहले तुम्हारा है CO3। इसको क्या पढ़ते हैं, CO3 को हम लोग पढ़ते हैं कार्बोनेट। इसका होता है वैलेंसी 2- यूज कर लेना, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तुम सल्फेट, SO4, सल्फेट, और इसका वैलेंसी हो जाता है 2-। उसके बाद नाइट्रेट, NO3 होता है नाइट्रेट का, और इसका भी मान के चलो 1-, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तुम फॉस्फेट, PO4, फॉस्फेट हो गया, फॉस्फेट 3- हो गया, फॉस्फेट हो गया। उसके बाद आ जाओ, फॉस्फेट के बाद तुम अमोनियम का कर लो, अमोनियम NH4। अमोनियम का क्या होता है, NH4, अमोनियम। इसका वैलेंसी होता है 1-, अमोनियम। अमोनियम NH4। सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, अमोनियम के बाद आ जाओ तुम, और कुछ छूट रहा है क्या, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड 1-, ठीक है। तो इतना में हमारा लगभग लगभग समझो कि लगभग लगभग केमिस्ट्री का चीज कंट्रोल हो जाता है। बाकी कुछ आगे आएगा तो फिर हम लोग देखेंगे, लेकिन इतना में तुम समझो कि लगभग लगभग हम लोग चीजों को कोशिश करते हैं कि कंट्रोल कर ले, और हो भी जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। बाकी कुछ छोटा बड़ा होगा तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे उसमें हम लोग देखते चलेंगे। मिटा दे अब इसको। अब देखो फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। जैसे मान लो कि हमको एक फॉर्मूला आ गया बनाने के लिए, हमारे पास एक फॉर्मूला आया बनाने के लिए लेड नाइट्रेट। किसका आया, लेड नाइट्रेट। ताक से लेड नाइट्रेट का बनाना है, लेड नाइट्रेट, इसका हमको बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सिंबल लेते हैं, ठीक। तो अभी हमने लिखा है लेड का सिंबल क्या है, Pb। नाइट्रेट का क्या है, NO3। नाइट्रेट का क्या है, NO3, अभी लिखा है ना जस्ट। तो लेड का Pb हो गया, नाइट्रेट का NO3 हो गया। अब इसके नीचे हम लोग वैलेंसी डालते हैं, क्लास 9 में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके नीचे क्या करते हैं, वैलेंसी डालते हैं। तो लेड का वैलेंसी 2+, इसका 1-, यही होता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर दोनों सेम नहीं हो
तो क्रॉस ओवर कर देते हैं। अगर दोनों सेम रहता, अगर 2 + 2 - तो इसको कैंसिल कर लेते, मतलब ये सीधा जो हम लिखे तो वही फॉर्मूला बन जाता। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा पीवी और NO3 का पूरा होल ट्वाइस, ऐसा लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बन गया। समझ आया? ये हो गया। अब जैसे हमको बनाना है, मान के चलो लेड आयोडाइड। क्या बनाना है? लेड आयोडाइड बनाना है। फिर से एक नया नाम दे देते हैं, लेड आयोडाइड। तो फिर से देखो, लेड का क्या होगा, पीवी, और आयोडीन का क्या होगा, आई। लेड का पीवी हो गया, आयोडीन का क्या हो गया, आई। अब लेड का फिर से वैलेंसी कितना होता है, 2। आयोडीन का कितना होता है, 1 होगा ना। प्लस माइनस लिख सको, लिखा है तो लिखो, नहीं लिखो, क्रॉस ओवर कर दो इसको, तो ये क्या बनेगा, PbI2। ये हो गया लेड आयोडाइड। समझ में आने लगा? अब जैसे हमको मान के चलो कि बनाना है कैल्शियम सल्फेट। किसका? कैल्शियम सल्फेट का बनाना है। मान लो कैल्शियम सल्फेट बनाना है, जो अभी वैलेंसी लिखे हैं वो याद होना बहुत जरूरी है। कैल्शियम सल्फेट। अब कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca हो गया, और सल्फेट का क्या होता है, SO4। अब दोनों का वैलेंसी देखो, इसका 2+, इसका 2-। तो अभी क्या बताया, अगर वैलेंसी दोनों का सेम आ जाए, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, एक प्लस एक माइनस, तो ये क्या होगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। इसका मतलब न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइज कर देगा, तो सीधा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, CaSO4। ये सीधा बन जाएगा CaSO4। समझ में आया? ये किसका बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट का। क्लियर है? मिटा दे इसको। अब जैसे मान लो हमको बनाना है पोटेशियम नाइट्रेट या फिर सोडियम नाइट्रेट। क्या बनाना है, सोडियम नाइट्रेट का बनाना है। और भी देखते हैं, सोडियम नाइट्रेट, इसका बनाना है हमको फॉर्मूला। सोडियम का सिंबल, सिंबल भी याद होना चाहिए, सिंबल याद होना बहुत जरूरी है। सोडियम का क्या होगा, Na, और नाइट्रेट का NO3। अभी लिखे नाइट्रेट का कितना होगा, NO3। तो इसका हो जाएगा 1+, इसका हो जाएगा 1-। वैलेंसी भी याद रहना चाहिए। ठीक है, इसको याद कर लेना आज। Na+, Na-, 1+ और 1-। अब दोनों अभी क्या बता रहे हैं, दोनों अगर सेम हो तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब एक दूसरे को ये न्यूट्रल कर देगा, तो सीधा सीधा इसका फॉर्मूला बन जाएगा NaNO3+। क्लियर? यही हमारा बन जाएगा, इससे बनता है। अब इसी की जगह पर मान लो कि हमारा रहता जैसे सोडियम नाइट्रेट के जगह पर हम लोग का कैल्शियम नाइट्रेट रहता। क्या रहता है, कैल्शियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम का क्या होगा, कैल्शियम, मान लो कैल्शियम नाइट्रेट अगर रहता है ये, तो कैल्शियम का क्या होगा, Ca, नाइट्रेट का NO3। अब वैलेंसी इसका 2 और इसका 1, तो ये क्या होगा, क्रॉस ओवर हो जाएगा। 1 लिखा नहीं जाता है, 1 नहीं लिखा जाता, सीधा हम लोग इसको क्या लिख सकते थे, CaNO3 का होल, कैल्शियम नाइट्रेट। समझ में आने लगा कैसे बन रहा है? क्लियर है? ये हमारा हो जाएगा। जैसे हमको, और मिटा दे इसको, यहीं पर मान लो कि हमको सोडियम कार्बोनेट दे देता। क्या देता, सोडियम कार्बोनेट बनाना रहता, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम का लिखे हुए हैं, कार्बोनेट का क्या होता है, CO3। कार्बोनेट का क्या होता है, CO3। क्लियर है? तो अब इसका 1, इसका 2, यही होता है वैलेंसी। वैलेंसी याद है ना जी? तो इसको इसमें करेंगे, इसको यहाँ करेंगे, तो ये क्या बनेगा, Na2CO3। Na2CO3 ये बन जाएगा। समझाने लगा? अब जैसे हमको रहता बेरियम सल्फेट। क्या रहता, बेरियम सल्फेट बनाना रहता, बेरियम सल्फेट। व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है एक तरीके का बेरियम सल्फेट। क्लियर? तो बेरियम का क्या होगा, Ba, सल्फेट का क्या होगा, SO4। फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, प्लस माइनस दोनों, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, सीधा क्या बनेगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट। ठीक है, BaSO4। अब हमको मान लो सोडियम सल्फेट रहता। क्या रहता, सोडियम सल्फेट रहता, सोडियम सल्फेट। तो हम लोग जो लिखे हैं, सोडियम का सिंबल Na, सल्फेट का क्या होगा, SO4 होगा, सोडियम का Na, सल्फेट का SO4। अब इसका वैलेंसी 1, इसका 2, तो क्रॉस ओवर कर दो इसको, ये हो जाएगा Na2SO4। कहीं को दिक्कत? क्लियर है फॉर्मूला बनाने में? बना दो, ये चार का दो को बना लो फॉर्मूला। 7वां नंबर में लिखो, हो गया कॉपर सल्फेट। 7वां नंबर में लिखो फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट हो गया, फेरस सल्फेट।
हाँ 8वां नंबर में लिखो, 8वां नंबर में पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। 9वां नंबर में लिखो पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। हो गया। और उसके बाद 10वां नंबर में लिखो पोटेशियम फॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, और लास्ट लिख लो 10वां पोटेशियम फॉस्फेट। बनाओ पोटेशियम फॉस्फेट, बन गया ना? ठीक है, चेक कर लेते हैं। गलती नहीं बनाना है, सही सही बनाना है, ठीक ना? गलती नहीं, अगर ये गलत करोगे तो याद रखो पूरा साल गड़बड़ चलेगा केमिस्ट्री का। और इसका जान भी नहीं छोड़ना है हम लोग को एकदम। जैसे इसके बाद हम बायो में जाएंगे, भूलोगे, भूलना नहीं है, इसको भूलने नहीं देना है। बहुत मेहनत से सीखो, समझे ना? तो भूलने नहीं देना है। मतलब बनाना बहुत जरूरी है। तो अपना बनाओ, इसका क्या देख रहा है? बंद करो उसको, सीखेगा कैसे? बैलेंसी नहीं लिया, नोट किया है? बैलेंसी दे तो नोट कर लेगा। हो गया ना? चलो मिलाया जाए तो है, मिलाओ इसको, देखो मिला के। कैल्शियम कार्बोनेट, जहां गलती होगा सही करना, CaCO3, यही होगा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। सही है? टिक लगाते चलो जहां सही है। हो गया। दूसरा है बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसका होगा BaOH2 होल 2, BaOH होल 2, बेरियम हाइड्रोक्साइड। सही है? बेरियम का वैलेंसी 2 होता है, हाइड्रोक्साइड का 1 होता है, तो ये हो जाएगा। क्लियर है? अगला आ जाइए। अगला क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका होगा CaOH का, फिर से उसी तरीके से CaOH होल 2। गलती है जी, 10-20 हो गया है। अब अगला देखो, अगला क्या है? सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम का देखो, ध्यान दो, यहाँ सोडियम Na कार्बोनेट CO3, Na2CO3 होगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। छूट गया? छूटा कैसे? वो बैलेंसी नहीं लिखोगे, बैलेंसी ये सब ना सही करना है। हो गया? आगे बढ़े। अगला कौन सा है? लेड नाइट्रेट। लेड का सिंबल बोलो, Pb। तो Pb होगा, और ये NO3 का फिर होल 2, लेड नाइट्रेट। सही है? गुड। आगे बढ़े। उसके बाद आ जाओ, लेड नाइट्रेट के बाद आ जाओ कॉपर सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट। ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसको ब्लू बिट्रोल भी बोला जाता है, याद रखना है। क्या बोला जाता है? ब्लू बिट्रोल, ब्लू बिट्रोल, हाँ, VITROL, बिट्रोल। कॉपर सल्फेट को ब्लू बिट्रोल भी बोला जाता है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है? चलो फेरस सल्फेट, FeSO4, और ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन FeSO4। कहीं कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ो। पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम K और आयोडीन का I, सीधे KI हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड, KI हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। क्लियर है? और बोलो, आगे बढ़ो। पोटेशियम नाइट्रेट, तो इसका होगा KNO3, बस KNO3 हो जाएगा, ठीक है ना? KNO3। और लास्ट क्या है? पोटेशियम फॉस्फेट, ये बनाए हो पोटेशियम फॉस्फेट, तो इसका हो जाएगा K3PO4, पोटेशियम फॉस्फेट K3PO4। कहीं को दिक्कत? क्लियर है? चलो मिटा दे इसको। चलिए अब देखिए, अब जब ये सब हो जाएगा, लिखने आ जाएगा, तो हम लोग को जो चैप्टर स्टार्ट करना है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मिटा इसको। चलो अब देखो, अब समझो थोड़ा सा। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन? तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, समझो। सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, केमिकल रिएक्शन होता है
कि जब हमारा कोई एक या एक से ज्यादा सबस्टांसेस एक प्रोसेस में जा रहा है और उस प्रोसेस के अंदर जब हमारा कोई नया सबस्टांस बन के मिल रहा है, चाहे वो एक मिले या एक से ज्यादा मिले, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। इसको क्या बोलता है? केमिकल रिएक्शन। समझ में आया? जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट है ए, वो एक एलिमेंट दूसरा से रिएक्ट किया बी से। एक एलिमेंट ए है जो किससे रिएक्ट किया? बी से। और जो नया एलिमेंट बना वो क्या बना? सी। नया जो बना वो क्या बना? सी। या कंपाउंड बना नया, नया क्या बना? कंपाउंड बना, वो सी बना। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड होगा नया जो बना है, इसका प्रॉपर्टी जो होगा वो पहले वाले के दोनों के प्रॉपर्टी से क्या होगा? डिफरेंट होगा। नया सबस्टांस बनता है विथ न्यू प्रॉपर्टी, याद रखना है, समझे ना? नया सबस्टांस। तो जब दो या दो से ज्यादा हमारा सबस्टांसेस एक प्रोसेस में जाके न्यू प्रोडक्ट बनाए, न्यू सबस्टांसेस बनाए, तो हम लोग उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं उसको? रिएक्टेंट। और जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो हमारा रिएक्शन जरूरी नहीं कि हमेशा दो जाएगा या तीन जाएगा, एक भी हो सकता है। जैसे एक ए है, इसको कोई भी प्रोसेस से गर्म कर दिए या इलेक्ट्रिसिटी दे दिए या सनलाइट में रख दिए, ये टूट के दो नया बन गया बी और सी। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट। ये क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट। और ये दोनों क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। समझ में आया? ये दोनों क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। कहीं कोई दिक्कत? ये होता है हमारा केमिकल रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? नाउ कम टू द केमिकल इक्वेशन। क्या होता है? चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इक्वेशन का क्या मतलब है सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन? इक्वेशन होता है, जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, मिटा दे इसको। इक्वेशन क्या होता है ये सुनो। जैसे हम बोले, हमने कहा कि व्हेन कार्बन, है ना, कार्बन बर्न इन द एयर देन इट प्रोड्यूस हीट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर है? ये हुआ। अब यहां ध्यान से देखो, ये हमारा एक केमिकल रिएक्शन है। ये केमिकल रिएक्शन है। यहां भाई कार्बन बर्न इन द एयर, एयर कहने का मतलब ऑक्सीजन। कहीं भी केमिस्ट्री में एयर लिखे मतलब क्या समझना? ऑक्सीजन। कार्बन बर्न इन द एयर, तो वो क्या बनाता है? हीट प्रोड्यूस करता है और क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये केमिकल रिएक्शन हमने लिख दिया, ये केमिकल रिएक्शन हो चुका है। नाउ कम टू द इक्वेशन। सर इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं? तो इक्वेशन उस प्रोसेस का नाम है जिसमें एक रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तुम इसी को अगर ऐसे लिखोगे ना, जैसे कार्बन को सी लिखे, कार्बन को क्या लिखे? सी। हम यहाँ कार्बन लिख देते हैं पूरा, ठीक है। कार्बन को क्या लिखे? सी प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर को लिखे O2। तो ये हमारा क्या बनता है? CO2 रिलीज होता है, प्लस और क्या यहाँ बनता है? हीट बनता है। CO2 भी बनता है और हीट भी रिलीज होता है। तो ये जो हम इसी चीज को, इस रिएक्शन को हम सिंबल और फॉर्मूला के फॉर्म में, सिंबल और फॉर्मूला के फॉर्म में जो रिप्रेजेंट किए हैं, इसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं? क्या बोलते हैं इसको? केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन इज बेसिकली अ मेथड टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। सिंबल्स और फॉर्मूलाज के हेल्प से रिएक्शन को, उसको छोटा करके लिखने का जो मेथड होता है, इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? केमिकल। जैसे एक और देखो, मिटा दे इसको, चलो और समझो यहाँ पे। अच्छा, पहले यहीं से बात भी करते चलते हैं। अब इसमें बताओ, इन दोनों में रिएक्टेंट कौन है? इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट कौन है? तो रिएक्टेंट यहाँ पर हमारा C है और O2। C और O2 क्या है? रिएक्टेंट है। और प्रोडक्ट क्या हुआ? CO2। प्रोडक्ट क्या हुआ? CO2। बस हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब सबको समझ में आ रहा है ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट समझ में आया? क्लियर? अब आगे देखो, मिटा दे इसको, अभी रुको आगे। अब एक और हम केमिकल रिएक्शन तुमको बताते हैं। जैसे ध्यान से देखो, अब यहाँ एक केमिकल रिएक्शन है कि व्हेन, अच्छा सुनना, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड strongly, then it forms
कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे लिख सकता है रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है सबको? अब ये हमारा एक केमिकल रिएक्शन है। ये क्या है मेरा? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन समझ में आ रहा है? ये हमारा क्या है? केमिकल रिएक्शन। लेकिन इसी को फॉर्मूलाज और सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट करके छोटा कर देंगे तो क्या कहलाएगा? केमिकल इक्वेशन। अब इक्वेशन समझ में आने लगा? इसी को छोटा कर देंगे। जैसे यहाँ क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। फॉर्मूला बना सकते हो, अभी सीखे हो कैल्शियम का, बोलो फॉर्मूला। Ca, हाँ CO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या किया जा रहा है बाबू? देखो हीट किया जा रहा है। इसको हमने क्या किया? हीट किया। ठीक, सब सीखो लिखने का तरीका। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कुछ रिएक्ट नहीं हो रहा, सीधे हीट हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट एरो दिए, उसको ऊपर हीट दिया, हीट किए। हीट किए तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा बोलो? Ca, तो घबरा क्यों रहा है? बोलो हिम्मत से, CO कैल्शियम ऑक्साइड। और क्या होता है? और क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2। ये हमारा बना। ये जो लिखे हैं ये क्या है अपना? ये क्या है? इक्वेशन। यही इक्वेशन। इक्वेशन और रिएक्शन में अंतर समझ में आया? ये क्या है अपना? रिएक्शन। और ये क्या है? इक्वेशन। यानी रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूला के टर्म में रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अच्छा, अब इसमें रिएक्टेंट कौन है बताओ? ये वाला रिएक्टेंट है। ये क्या है हमारा? रिएक्टेंट। क्या एक रिएक्टेंट हो सकता है? यस सर, हो सकता है। क्या एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो सकता है? यस सर। ये दोनों क्या है अपना? प्रोडक्ट्स। और ये क्या है? रिएक्टेंट। कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्टेंट एंड कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोडक्ट। कहीं कोई दिक्कत? समझ में आने लगा? तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन होता है और ये हमारा क्या होता है? केमिकल इक्वेशन। तो हम केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए कहेंगे तो आप समझ तो जाओगे ना आराम से। केमिकल इक्वेशन का मतलब यही है कि जो रिएक्शन दिया हुआ है उसको किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? सिंबल्स एंड फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन। कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है तुमको? समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, केमिकल इक्वेशन हमेशा बहुत जरूरी है कि वो बैलेंस्ड होना चाहिए। केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन हमेशा कैसा होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए। सर बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? बैलेंस कहने का मतलब क्या है? बैलेंस कहने का मतलब ये है कि हमारा नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन एंड राइट साइड ऑफ द इक्वेशन क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जितना नंबर ऑफ एटम हमारा लेफ्ट में है उतना ही नंबर ऑफ एटम किधर होना चाहिए? राइट में होना चाहिए। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे वो फॉलो होना चाहिए। इधर का मास और उधर का मास क्या हो जाए? बराबर हो जाए। उसके लिए नंबर ऑफ एटम क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसलिए केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। कैसे बैलेंस होता है तो हम लोग उसको सीखते हैं, चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कैल्शियम है तो यहाँ भी क्या है? कैल्शियम। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ C है तो यहाँ भी क्या है? C। अब यहाँ देखो, यहाँ O3 है, यहाँ भी देखो O2 और प्लस O कितना हो गया? O3। मतलब ऑलरेडी ये क्या है? बैलेंस। दोनों तरफ नंबर हमारा क्या है? बैलेंस। दोनों तरफ नंबर क्या है? बैलेंस। समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? मिटा दे इसको, मिटा दे इसको। चलो अब आगे देखो। जैसे अब हमारे पास है, एक और समझाते हैं, एक और अंतिम समझाते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। एक और हम केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं यहाँ पे कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन, कौन सा? मैग्नीशियम रिबन। देखे हो कि नहीं मैग्नीशियम रिबन? व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर मतलब ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया। व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर देन it produce a dazzling, dazzling मतलब बहुत चमकने वाला, एकदम चमक, dazzling white light with magnesium oxide, with magnesium oxide। ये हमारे पास एक लिखा हुआ है। अब ये बताओ ये क्या है? ये जो हम लिखे ये क्या है? रिएक्शन। ये क्या है? रिएक्शन। और इसको अब हमको किस में करना है? इक्वेशन। क्या इक्वेशन में किया जा सकता है? आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ देखे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को हम लोग क्या लिखेंगे? Mg।
क्लियर है? चलो अब आगे आ जाओ। रिबन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर का मतलब O2। क्लियर? तो ये क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ ये कैसा लाइट देगा? व्हाइट डैजलिंग लाइट देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बोलो। Mg। हाँ, O2 फिर बोल रहा है कोई नहीं, O2 नहीं होगा। यहाँ जो बनेगा वो अपने हिसाब से बनेगा बैलेंस। ऐसा नहीं कि अरे सर इधर Mg है इधर O2 है तो यहाँ भी MgO2 लिख दो। ये सब बहुत भयानक गलती है, ब्लंडर है केमिस्ट्री में। जो भी कंपाउंड यहाँ बनता है वो अपने वैलेंसी के हिसाब से बनता है। ये नहीं कि इधर सर इधर Mg प्लस O2 है MgO2 लिख दिए, MgO2 लिख दिए, गलत है ये। आपको इसको अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा, वैलेंसी दिमाग में रख के। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 प्लस, ऑक्सीजन का 2 माइनस, दोनों गया, क्या बना? MgO। ये ऐसा बनेगा। कभी भी MgO2 मत लिख देना, गलती हो जाएगा। समझ में आया? ये सोच के बनता है। तो यहां पर हो जाएगा MgO और व्हाइट डैजलिंग लाइट हमको देगा। और ये जब जलेगा ना मैग्नीशियम रिबन, तो जो पाउडर कलेक्ट होगा वो भी व्हाइट पाउडर होता है। ये भी याद रख लेना है। कैसा पाउडर होता है? व्हाइट पाउडर। यहां से बोर्ड में क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है 1 नंबर का। मैग्नीशियम रिबन जलता है तो 4 गो ऑप्शन दिए हुए थे। हमको पता है मैग्नीशियम रिबन जलेगा तो व्हाइट डैजलिंग लाइट देगा और प्लस में व्हाइट पाउडर हम लोग को मिलेगा। वही ऑप्शन में टिक लगा देना है। समझे ना? तो ये अब मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये हमारा क्या है बुआ? ये बताओ, इसको अब हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेशन। ये क्या कहलाएगा? इक्वेशन। ये दोनों क्या है इसमें? रिएक्टेंट। हाँ, अब समझ में आने लगा। ये क्या है? रिएक्टेंट्स। ये क्या होगा? क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों हमारा बैलेंस है? नहीं सर, तो हम बैलेंस करेंगे इसको। जैसे यहाँ देखिए Mg, तो यहाँ भी Mg तो ठीक था, लेकिन यहाँ O2 है, यहाँ क्या है? O। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ भी 2 लगाना होगा। तो यहाँ 2 हम लोग ऐसे नहीं लगाते। हम लोग जब भी लगाते हैं बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ, तो आगे लगाते हैं। यहाँ 2 लगाओगे, यहाँ 2 है तो इसके लिए हमको इसको 2 करना है, इसलिए हमने सामने 2 लगाया। और सामने जो 2 है, अब ये सिर्फ इसी को नहीं, दोनों में 2 हो गया। ये नीचे जाके 1 छुपा रहता है, यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा। इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, ये इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ जाकर मल्टीप्लाई कर जाएगा। यानी Mg को भी 2 बना दिया और O को भी 2 बना दिया। तो ये हमारा Mg भी 2 बन गया और O भी 2 बन गया। तो O जो 2 है ये तो ठीक है, लेकिन Mg जो 2 बना तो क्या करना होगा? यहाँ भी हमको 2 लगाना पड़ेगा। बैलेंस हो गया, दोनों तरफ बैलेंस करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, इसका आगे जब हम लोग बैलेंसिंग का एक क्लास लेंगे उसमें हम लोग बहुत सारा बैलेंस करेंगे, वहां सीखेंगे भी करेंगे भी साथ साथ। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? लेकिन अब पहला ये बात बताओ, चैप्टर क्लियर हुआ कि नहीं? केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन और केमिकल, बहुत बच्चा तो इसी में कंफ्यूज रहता है कि रिएक्शन क्या है, इक्वेशन क्या है। भाई पूरा पढ़ लोगे चैप्टर, लेकिन तुमको ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्शन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन। रिएक्शन ये है, इक्वेशन ये है। यही रिएक्शन है। ये भाषा में लिख दो इस चीज को, ये रिएक्शन हो गया। और उसको सिंबल्स और फॉर्मूला के टर्म में रिप्रेजेंट कर दो, क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। समझा कि नहीं समझा? तो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं बेसिकली, और ये जो लिखते हैं ये क्या लिखते हैं? रिएक्शन लिखते हैं। कहीं को दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो केमिकल रिएक्शन। अच्छा, केमिकल रिएक्शन के बारे में और हम लोगों ने क्या जाना कि केमिकल रिएक्शन हमेशा वैसा प्रोसेस होता है जिसमें जो भी हमारा रिएक्टेंट होता है और जो प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी हमेशा रिएक्टेंट के प्रॉपर्टी से क्या होता है? डिफरेंट होता है, अलग होता है। याद रखना है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट समझ में आ रहा है ना? ये दोनों रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट। तो इन दोनों से इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा? अलग होगा। इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा? अलग होगा। समझा? कैसे अलग होगा? तो यहीं से हम तुमको बता सकते हैं। ये मेटल है Mg, ये ऑक्सीजन क्या है? हमारा नॉन मेटल है, लेकिन दोनों मिलकर एक मेटल ऑक्साइड बनाया। दोनों मिलकर क्या किया? मेटल ऑक्साइड MgO बनाया। और जितना जो मेटल ऑक्साइड होता है, एक नया बात बता रहे हैं बुआ, याद रख लो, जितना भी मेटल ऑक्साइड होता है वो सब बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है? बेसिक नेचर भाई साहब होता है, जान लीजिए आप ये बात। मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक। मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक नेचर, सोडियम ऑक्साइड बेसिक नेचर, एल्युमिनियम ऑक्साइड बेसिक नेचर, जिंक ऑक्साइड बेसिक नेचर, आयरन ऑक्साइड बेसिक नेचर। जितना मेटल ऑक्साइड है सबका नेचर कैसा होता है? बेसिक। और जितना नॉन मेटल ऑक्साइड होता है, जैसे कार्बन वाला में CO2 को मिलाया था, क्या बना था? CO2। जितना नॉन मेटल होता है वो कैसा होता है? एसिडिक ऑक्साइड। कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है। सॉरी, एसिडिक नेचर लिख देते, एसिडिक नेचर। इसीलिए तो ये हमारा जब जाता है एयर में, अब बारिश होता है तो वो बन के एसिड रेन, यहीं से तो एसिड रेन बनता है ना, यही तो एसिड रेन बनता है, एसिडिक नेचर होता है।
तो नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक। इसको टेस्ट करना है तो हम लोग टेस्ट भी कर सकते हैं। जो पाउडर आएगा ना, जो पाउडर आएगा व्हाइट पाउडर जलने के बाद मैग्नीशियम का, उस पाउडर को पानी में मिला दो तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। पानी में मिलाओगे, पानी के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और वो बेसिक नेचर हो गया। अब बेसिक नेचर में लिटमस पेपर वाला हम लोग जानते हैं, 9 में 8 में भी पढ़े हैं कि बेस क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को किसमें बदल देता है? रेड को किसमें बदलता है? ब्लू में। रेड को किसमें बदलता है? ब्लू में। रेड लिटमस पेपर पर इसको गिराओगे, ये ब्लू में बदल देगा। ये हम पकड़। अब बताओ इसका नेचर, इसका प्रॉपर्टी इससे अलग हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना प्रॉपर्टी अलग। यही इसीलिए कहा जा रहा है कि जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसका प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से बिल्कुल क्या होता है? अलग होता है। जो प्रोडक्ट होता है उसका प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से क्या होता है? अलग होता है। न्यू प्रॉपर्टी के साथ आएगा, न्यू प्रॉपर्टी के साथ आएगा। कहीं कोई दिक्कत? इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत? अच्छा, एक और बात है, बढ़ा दे इसको। केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का एटम चेंज नहीं करता है, एटम नहीं बदलता। ये चीज याद रखना, केमिकल रिएक्शन में एटम उटम नहीं बदलता है, सिर्फ एटम का क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट वजह से हम यहाँ खड़े हैं, हमारे बगल में कोई और है, हमारे साथ ये रिएक्ट किए, हम इनका एटम के जगह पर चले गए, ये हमारे जगह पर आ गए। रीअरेंज हो गया एटम, इधर उधर रीअरेंज हो गया, रीशफलिंग हो गया एटम का। समझ में आया? एटम नहीं बदलता है। ये नहीं समझ लेना कि सोडियम का एटम मैग्नीशियम बन जाएगा, मैग्नीशियम का एटम सोडियम बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है कभी भी। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम एक का जगह दूसरा ले लेगा, दूसरा का जगह कोई और ले लेगा, बस रीअरेंजमेंट एटम का होता है। ये बात ध्यान में रखना है, याद रहेगा सबको? क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? अच्छा, अब आ जाओ, मिटा दे इसको। तो रिएक्शन भी समझ गया, इक्वेशन भी समझ गया। इक्वेशन और रिएक्शन में किसी को कोई डाउट? रिएक्शन और इक्वेशन क्लियर है? इक्वेशन क्या होता है? What is the chemical equation? The method to represent a chemical reaction with the help of symbols and formulas. ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करने का मेथड जो है वो क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। कहीं कोई दिक्कत? मिटा दे। अब देखो, अब कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हम इसको कितने तरीके से पहचान सकते हैं? हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है? कैसे हम जानेंगे कि कहीं पर हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उस केमिकल रिएक्शन का? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका केमिकल रिएक्शन का? तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है केमिकल रिएक्शन का, 5 तरह का गुण है केमिकल रिएक्शन का। अगर हम वो पता कर लेंगे तो हमको ये मालूम चल जाएगा कि कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या क्या है? तो पहला जो है हमारा वो है, इसको हम लोग बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो क्या बोला जाता है? एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, दूसरा हमारा जो हो गया वो हो गया, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। दूसरा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तीसरा हो गया हमारा चेंज इन टेम्परेचर। तीसरा क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। चौथा हो गया हमारा चेंज इन कलर। चौथा हो गया चेंज इन कलर। और पांचवा हो गया हमारा चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, ठीक, चेंज इन स्टेट। तो ये हमारा 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर है ना? कहीं कोई दिक्कत? ये हमारा 5 मेथड है जिससे हम लोग पता कर लेंगे कि कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखो, जैसे ध्यान से देखो, मिटा दे इसको। अब हम तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछते हैं। देयर इज अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन, बहुत आसान सवाल एक पूछ रहे हैं। कागज जलाए हो? कागज जलाए हो? क्या देखते हो जलते हो? तो गैस निकलता है। लकड़ी जलाए हो? जलता है तो क्या होता है? गैस निकलता है। गैस तो निकलेगा, गैस तो निकलना है। लकड़ी, कोयला जलाए हो? कोयला ही कार्बन होता है, कोयला ही कार्बन होता है। जो कार्बन हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर C+O2, क्या है C? वो, अरे C क्या है? वो कोयला है, कोयला ही कार्बन है। समझ आ रहा है? ऑलमोस्ट 98% कोक जो होता है वो कार्बन रहता है। तो कार्बन को जलाए मतलब कि लकड़ी, ये कोयला को जलाए, क्या निकलता है? गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जितना कंबसन रिएक्शन है, कंबसन रिएक्शन जानते हो क्या होता है? कंबसन रिएक्शन याद करो एक क्लास। कंबसन रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जिसमें हमारा कोई भी सबस्टांसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में
जलना शुरू कर दे, जलने लगे, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हाँ, कंबसन, हीट प्रोड्यूस करे प्लस गैसेस निकलता है, वो क्या होता है? तो ऑल द कंबसन रिएक्शंस, जितना भी कंबसन रिएक्शन होगा वो सब गैस निकालने वाला। और अगर वो गैस निकाल रहा है मतलब वो किसका पहचान है? एवोल्यूशन ऑफ। हम तो ऐसा ही खत्म कर दिए एवोल्यूशन ऑफ गैस को कि ऑल कंबसन रिएक्शन, सर लकड़ी जला दीजिए, कोयला जला दीजिए, आप गोबर का जो गोईठा होता है ना, डंग केक जिसको बोलते हैं, वो जला लीजिए, आप कागज जला लीजिए, आप मैग्नीशियम रिबन जला लीजिए, आप कार्बन जला लीजिए, आप सब में गैस निकलेगा। और सब किसका पहचान है? केमिकल रिएक्शन, क्योंकि सब में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सब में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? तो एवोल्यूशन ऑफ गैस का अब कितना सारा एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं। एवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल का अब कमी है, अब हमारे पास कितना सारा एग्जांपल है यहाँ पे। लकड़ी, लकड़ी को क्या बोलते हैं? वुड। वुड को जलाया, वुड को क्या किया? जलाया, क्या निकलेगा? गैस निकलेगा। क्या ये हमारा एवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल है? यस सर, एवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल है, मतलब ये केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा। कहीं कोई दिक्कत? मोमबत्ती जला, मोमबत्ती जलाए हो, कैंडल को भी जला दो, यहां भी फिर गैस निकलेगा, ये भी किसके अंदर आ जाएगा? एवोल्यूशन ऑफ गैस। ये भी हमारा केमिकल रिएक्शन को कैटेगराइज कर देगा। और आ जाओ, कार्बन को जला दो, कार्बन को जला दो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कौन सा गैस निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी हमारा क्या हो गया? हाँ, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा है वो सर, देयर आर नंबर ऑफ रिएक्शंस, बहुत रिएक्शन। हम लोग तो अभी बेसिक बेसिक वाला बात कर रहे हैं, वो अंदर नहीं जा रहे हैं कि हाँ जिंक हमारा सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, वो बाद में चलेंगे। अरे पहले तो ऐसे नॉर्मल जानो ना कि गैस कहाँ कहाँ हम निकलते देखते हैं, ये तो डेली देखते हैं हम लोग। लकड़ी जल रहा है, कैंडल जल रहा है, यहाँ कार्बन जल रहा है, क्या ये सब, टायर जल रहा है, टायर भी कार्बन का होता है बना हुआ, वो जल रहा है हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, वो सब हमारा किसके अंदर आ जाएगा? एवोल्यूशन ऑफ गैस के अंदर आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो ये पहला पहचान हो गया। दूसरा, दूसरा क्या है हमारा? प्रेसिपिटेट। दूसरा क्या है? प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझो प्रेसिपिटेट किसको बोलते हैं। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है? जैसे देखो अपने पास, समझ लो, मान लो कि ये हमारे पास पानी है, ठीक है, ये अपने पास पानी है, पानी का ये बोतल है, इस बोतल के अंदर हमें कोई सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ पे कोई चीज डाल दिए, ठीक है, जैसे हमारे पास इसके अंदर एक सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन के अंदर कोई हमें दूसरा चीज डाले, तो होना तो ये चाहिए कि हम जिसको डाल रहे हो इसके अंदर डिजोल्व कर जाए, समझना, डिजोल्व कर जाए। लेकिन हम क्या देखे उस रिएक्शन के अंदर कि हम जब उस सॉल्यूशन में उसको हमने डाला तो उसके अंदर वो सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड रह गया, सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो सस्पेंडेड रह गया। सस्पेंडेड कहने का मतलब उस पानी के अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर वो डिजोल्व नहीं हुआ, वो सॉलिड पार्टिकल्स हमको वो दिख रहा है ना, नजर आ रहा है। और साथ ही साथ एक और कमाल का चीज ये कर लिया कि सॉल्यूशन का कलर बदल दिया, सॉल्यूशन का कलर चेंज कर दिया। तो ऐसा अगर तुमको कहीं पर कोई चीज नजर आता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं उसको? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? बेसिकली एक सॉलिड इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है। एक लाइन में अगर हम लोग इसको लिखे तो क्या होता है? सॉलिड इनसॉल्युबल सॉल्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। समझे? ये जैसे हमारे पास एक इसका रिएक्शन हम बता देते हैं, बहुत बेसिक वाला रिएक्शन। जैसे हम एक सॉल्यूशन, ध्यान से देखना, हम एक सॉल्यूशन लिए, अच्छे से समझो बाबू, हम एक ले लिए सॉल्यूशन सोडियम सल्फेट का। किसका? सोडियम सल्फेट। कैसे सॉल्यूशन कैसे बनता है पता है ना? अरे सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है मालूम है कि नहीं मालूम है? जैसे सोडियम सल्फेट, हम जाओगे लेबोरेटरी के अंदर, सोडियम सल्फेट लेबोरेटरी के अंदर गए, लेबोरेटरी के अंदर तुम जब जाओगे अपने स्कूल में तो वहां पे देखोगे कि लेबोरेटरी के अंदर बहुत सारा तुम्हारा मतलब केमिकल्स रखा हुआ है, उसमें एक डब्बा है, डब्बा को जाके देखो, नाम से पढ़ो, कहीं देख कुछ दिख रहा है, दिख रहा है, वहां पे हमको एक नाम दिखा, सोडियम सल्फेट लिखा हुआ। हम उस सोडियम सल्फेट को उठाया, उसके बाद हम क्या किए, एक बीकर लिए छोटा सा, उसमें पानी डाले हिसाब किताब से। अब वो कितना ml डालना है, क्या डालना है, वो बात का बात, हम पानी डाले, पानी के अंदर उसमें से थोड़ा सा सोडियम सल्फेट को निकाला, है ना, स्पून वगैरह से, हाथ से नहीं छूना है कोई भी केमिकल से, स्पून से निकाल के उसमें हम डाले और उसको अच्छे से मिक्स कर दिए। अब हम जैसे ही पानी के अंदर वो घुल गया, वो हमारा सॉल्यूशन बन गया। अब क्या बना? सॉल्यूशन। Na2SO4 क्या बन गया? सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, वो ऐसे है तो वो सॉलिड है, जब पानी में घोल दिए सॉल्यूशन, और उसको बोला जाता है एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है उसको?
एक्वस सॉल्यूशन इस तरीके से तुमको रिएक्शंस में AQ लिखा रहेगा तो तुम समझ जाना कि ये कैसा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन, मतलब पानी के अंदर खुला है एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है? क्या कोई दिक्कत? चलो, तो ये एक्वस सॉल्यूशन बन गया। अब हम एक और नया चीज लिए, क्या लिए? बेरियम क्लोराइड। क्या लिए? बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड को भी उसी तरीके से लाए। अच्छे से समझना, बेरियम क्लोराइड भी वो सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा, सॉलिड रहेगा वो। बेरियम क्लोराइड खोजे 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 मिला, बेरियम क्लोराइड को उठाया, फिर एक दूसरा बीकर लिया, उसमें पानी डाला, थोड़ा सा बेरियम क्लोराइड को मिलाया और उसको भी क्या किया? मिक्स करके सॉल्यूशन, यानी कि दूसरा हमारे पास कौन है? बेरियम क्लोराइड। किसके फॉर्म में है? ये भी सॉल्यूशन के, हाँ ये भी सॉल्यूशन के फॉर्म में है, ये डायरेक्ट नहीं रहता है। ये नहीं सोच लेना कि सर सोडियम सल्फेट अब डायरेक्ट मिला देंगे, नहीं होगा रिएक्शन, सॉल्यूशन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सॉल्यूशन कैसे बनता है भी समझा दिए। अच्छा, अब इन दोनों को जब रिएक्ट करोगे, इन दोनों को मिलाओगे तो एक कमाल का चीज देखोगे। ये ऐसे ही था, कोई कलर नहीं, इसको देखो ऐसे ही था, कुछ नहीं, और जैसे ही इसको इसके अंदर डालोगे, अब ये वाला बीकर को लेके इस वाले में क्या करना है? डाल देना है। डालोगे, दिमाग देख के शॉक रह जाएगा। कैसे? पता है? पूरा एक व्हाइट कलर का एकदम सॉल्यूशन बन जाएगा, मस्त व्हाइट, व्हाइट कलर का एक बन जाएगा। और थोड़ा देर के बाद जब देखोगे तो उसमें वो व्हाइट कलर का पार्टिकल्स जो है वो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स उसमें सस्पेंडेड रहेगा, सब जाके नीचे बैठ जाएगा पूरा। तो ये जो व्हाइट कलर, व्हाइट सॉलिड पार्टिकल्स जो उसके अंदर सस्पेंडेड रह जाता है, वही हमारा कौन बनता है? बेरियम सल्फेट। और प्लस यहां से NaCl जो है वो अलग होगा, NaCl का वो सॉल्यूशन बनेगा। और बेरियम सल्फेट जो है ये, इसका कलर कैसा हो? पूरा व्हाइट होता है, व्हाइट कलर का एक सस्पेंडेड पार्टिकल्स उस सॉल्यूशन के अंदर तुमको देखने के लिए मिलेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं इसको? व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये हमारा बेरियम सल्फेट होता है। तो एक तो वो व्हाइट कलर का हमको सस्पेंडेड पार्टिकल भी उसमें दिख गया, और साथ ही साथ जो है वो क्या है? सोल्यूबल भी नहीं हुआ, पानी में वो घुला नहीं, हमको दिख रहा है बेरियम सल्फेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट नजर आया, फॉर्मेशन हो गया, ऐसा बना। हम भी इसको किस कैटेगरी में रख देंगे? हम इसको रख देंगे केमिकल रिएक्शन की। सर देखिए एक प्रेसिपिटेट बना है, ये हमारा केमिकल रिएक्शन का। समझ में आया? क्या कहलाएगा? हमारा केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है? हम लोग चाहे तो इसको कर भी सकते हैं रिएक्शन को, कोई बड़ा जुर्म का बात नहीं, अपने पास है, व्यवस्था है, किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा बस बेरियम सल्फेट, सॉरी सोडियम सल्फेट और थोड़ा सा बेरियम क्लोराइड का जरूरत पड़ेगा, हो जाएगा, कुछ नहीं, तुरंत कर देंगे। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? अच्छा, अब आ जाइए, इसके बाद एक और बता देते हैं, उसके बाद आज रहने देंगे। तीसरा हमारे पास है नंबर 3, ये समझ में आ गया? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तीसरा जो है हमारे पास, उसका नाम है तुम्हारा चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो, चेंज इन टेम्परेचर वाला में दो तरह का होता है। एक तो होता है, एक होता है तुम्हारा राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होने वाला में भी दो तरह का होता है, राइज इन टेम्परेचर। और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा, क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। हीट मतलब वही टेम्परेचर, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करना या हीट को एब्जॉर्ब करना। और यहां होता है राइज इन टेम्परेचर या राइज इन हीट, हीट का बाहर निकलना। अब इसी के आधार पर तुम्हारा रिएक्शन जो है वो दो तरह का बन जाता है। इसी के आधार पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, एक टेम्परेचर दो तरीके से चेंज हो सकता है, एक तो या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। घट हो जाएगा मतलब क्या? उसको चाहिए, वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहां से दो तरह का रिएक्शन बनता है, एक को बोलते हैं एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। दूसरा क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये समझे? तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कौन सा रिएक्शन है? जहां हीट निकलेगा, लकड़ी को जलाए, अब हीट एब्जॉर्ब होगा कि निकलेगा? हाँ निकलेगा, हीट निकलेगा। कौन सा हो गया? एक्सोथर्मिक। कोयला को जलाए, हीट निकलेगा। कैंडल जलाए, हीट निकलेगा। कैंडल जला रहे, हीट क्या होगा? बाहर निकलेगा। वो सब किसके अंदर आ जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसके अंदर? एक्सोथर्मिक, है ना? पानी के अंदर चूना को डाला, पानी के अंदर चूना। अच्छा, चूना वाला जो आ गया है बात, तो इसके लिए 3 वो चीज याद रखना है। चूना जब आ ही गया है तो हम लोग इसको चूना लगा ही दे। क्लियर? 3 चीज याद रखना है। पहला CaO, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं इसको? क्विक लाइम। यही हमारा चूना का ओरिजिनल फॉर्मूला है, चूना। ठीक,
क्विकलाइन। दूसरा होता है CaOH2, ये तीन बहुत यूज होगा तुम्हारा केमिस्ट्री में। CaOH2, इसको ऐसे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, पढ़ना तो सब लोग जानते हो ना, लेकिन इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। ये क्या कहलाता है? स्लेक्ड लाइम, चूना पानी का मिश्रण, जिससे व्हाइट वॉशिंग किया जाता है दीवार पर, ठीक है। और तीसरा जो अंतिम होता है, ये होता है CaCO3। CaCO3, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन ऐसे इसको बोला जाता है लाइम स्टोन, जो मार्बल होता है। मार्बल देखे हो? वो लाइम स्टोन यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो भाई साहब, ये तीनों नाम आपको याद रहना चाहिए, जैसे अभी बताए हैं, चूना क्विकलाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेग लाइम, और CaCO3 क्या बोला जाता है? लाइम स्टोन। ध्यान रखना है, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। चलो, तो एक्सोथर्मिक में अब तुम लोग, पता नहीं तुम लोग देखे हो कि नहीं, पानी के अंदर चूना को जैसे ही डालोगे ना, पूरा पानी एकदम उबलने लगता है, खौलने लगता है, टेम्परेचर अचानक से राइज कर जाएगा। कौन सा रिएक्शन? एक्सोथर्मिक। कौन सा रिएक्शन? एक्सोथर्मिक। तो चूना पानी का भी लिख सकते हो, CaO प्लस H2O, क्या बनेगा बताओ? CaO प्लस H2O क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम स्लेट लाइम बन जाएगा, ये बन जाएगा CaOH2, और साथ में यहां से क्या रिलीज होगा? हीट। हीट चूंकि रिलीज हो रहा है, इसलिए किसके अंदर आएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर। किसके अंदर? एक्सोथर्मिक। एक और यहां से बड़ा, एक तो ये वाला हो गया, बाकी तुम याद करो चाहे नहीं, एक तो इसको याद करके रख लेना है, और दूसरा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां से बनता है, व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? रेस्पिरेशन जो हम लोग करते हैं, रेस्पिरेशन याद है कि भूल भाल गया? तो रेस्पिरेशन क्या करते थे? रेस्पिरेशन होता था ग्लूकोज का सेल पे जाके ब्रेक डाउन करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। याद करो, बताते थे कि हम लोग इधर से खाना खाया, इधर से खाना लिए, वो स्टोमक के अंदर गया, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में वो स्ट्रक्चर होता था जिसको विली बोलते थे, विली उसको ऑब्जर्व किया, वहां से ब्लड में भेजा, ब्लड लेके कहां पहुंचा? सेल पे। ब्लड कहां गया? सेल पे। और सेल पे जाके उसको माइटोकॉन्ड्रिया में मखमल बिछावन लगा के सुला दिया जाता था, और फिर इधर से नोच के थ्रू कौन जाता था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वहां पहुंचा, ऑक्सीजन गया माइटोकॉन्ड्रिया पर जाके ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किया, और जब ग्लूकोज जो है C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन वो सेल पर ब्रेक डाउन करता है, तो याद करो क्या क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता था, वाटर बनता था, और क्या होता था? बताए थे, एनर्जी रिलीज करता था सर। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते थे। चूंकि एनर्जी रिलीज हुआ इस प्रोसेस में, दैट इज व्हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर कौन आएगा? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को भी हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों बोलते हैं अभी बताएं। Why respiration is called exothermic reaction? Answer आएगा because in this process glucose break down in the presence of oxygen at the cell and produce carbon dioxide, water and releases energy. Since in this process energy is released, that is why respiration is considered as a exothermic reaction. कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है? तो इसको कल बताएंगे, अब इंडोथर्मिक कल समझाएंगे। आज कहां तक हो गया एक्सोथर्मिक का, ठीक है। और कल इस पर बहुत सारा हम लोग सवाल उवाल भी करेंगे एक्सोथर्मिक का, ठीक है। इतना रहने देते हैं, ओके।